नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किसान आंदोलन के नाम पर होने वाली सियासत के बारे में। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान नेताओं ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया। अब सबके मन में सवाल है कि आखिर अब संयुक्त किसान मोर्चे के नेता क्या चाहते हैं। अब आंदोलन खत्म करने में प्रॉब्लम क्या है? वो तो कहते थे कि 3 कृषि कानून वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। तो फिर अब दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के तंबू क्यों लगे हैं? अब भी सड़कें बंद क्यों हैं? इस पर किसान नेता कहते हैं कि कानून वापस ले लिए ये तो ठीक है, लेकिन अब सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर आए, कानून को पार्लियामेंट में पास करवाए। उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चे के टेंट, ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटेंगी। लेकिन सवाल यह कि अगर सरकार किसानों की मांग मान भी ले, एमएसपी पर कानून ले भी आए, तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? लगता तो है कि भले ही सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे, लेकिन किसानों का आंदोलन उसके बाद खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात के कई सबूत हैं और यह समझने की जरूरत है कि क्या सरकार के लिए एमएसपी की गारंटी देने की मांग को मान पाना संभव है। सरकार की क्या मजबूरियां हैं? एमएसपी की गारंटी देने का मतलब क्या होगा? इसका देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या एमएसपी की गारंटी से किसानों को वाकई में उनकी फसल के वाजिब दाम मिलेंगे? अगर सरकार किसानों की आमदनी डबल करने का वादा करती है, तो फिर एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे सकती? इसकी वजह आज मैं आपको बताऊंगा, एक्सपर्ट्स की बात आपको सुनवाऊंगा। अगर सरकार वाकई में किसानों की आय बढ़ाना चाहती है, तो फिर बिना एमएसपी दिए आमदनी कैसे बढ़ेगी, यह भी आज मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो किसान नेता आंदोलन चला रहे हैं, जो एमएसपी की गारंटी की मांग पूरी होने तक आंदोलन को जारी रखने का दावा कर रहे हैं, वो किसान नेता भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह मांग पूरी करना मुश्किल काम है। इसलिए ना आंदोलन खत्म होगा, तो सवाल यह कि आंदोलन फिर कब तक चलेगा। आज ये भी बात आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं जो किसान नेता कहते थे कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन चलेगा, अब कृषि कानून वापस होने के बाद वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर संयुक्त किसान मोर्चा के तंबू गड़े हैं, सड़कें ब्लॉक हैं और आंदोलन करने वाले किसान नेता पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में घूम रहे हैं। यानी उन राज्यों में सियासी माहौल गर्म कर रहे हैं जिन राज्यों में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह जैसे किसान नेताओं का फोकस यूपी पर है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बलबीर सिंह राजेवाल जैसे नेताओं का फोकस पंजाब पर है। राकेश टिकैत ने आज लखनऊ में महापंचायत की, किसानों को जुटाया और बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार आंदोलन के प्रेशर में झुकी है, यूपी और पंजाब के इलेक्शन के कारण पीछे हटी है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार ने भले ही कृषि कानून वापस ले लिए हो, लेकिन इससे किसानों का भला नहीं होगा। किसानों की हालत तो तभी सुधरेगी जब सरकार किसानों को उनकी फसल के सही दाम की गारंटी दे, सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। इसलिए जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि एमएसपी की गारंटी मिलने के बाद क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे, तो किसान नेता एमएसपी तय करने के फॉर्मूले पर सवाल उठाएंगे और उन्होंने आज से इसके संकेत देने शुरू कर दिए। आज लखनऊ में किसान नेताओं ने कहा कि देश में एमएसपी तय करने का फॉर्मूला भी गलत है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर फसलों के दाम सही तरीके से बढ़ते तो 1 क्विंटल गेहूं के दाम 15,000 रुपए होते, यानी गेहूं का भाव होता 150 रुपए किलो। ये एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका जो मैकेनिज्म है, जो बनाने का फार्मूला है, वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी माना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। जो C2+50 वाला फार्मूला था वो देश को लागू नहीं करा। उसके हिसाब से गेहूं का भाव 3200 रुपया क्विंटल बैठता है।
हमने कहा कि हम अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे। मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। अगर 1967 को आधार वर्ष माना जाए, 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज भी 3 क्विंटल गेहूं में हमको 1 तोला सोना दे दो। आप इस तरह के 20 कानून भी ले आओगे, हम उन कानूनों का भी मुकाबला करेंगे। आप नोट करेंगे, राकेश टिकैत अब किसान नेता की तरह नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह भाषणबाजी कर रहे हैं। वो किसानों को भड़काने उकसाने का काम कर रहे हैं। एमएसपी के कानून की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि एमएसपी तय करने का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद एमएसपी का गणित भी बता देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि 15,000 रुपए क्विंटल का भाव उन्होंने कौन से साइंटिफिक फॉर्मूले से निकाला। अपने भाषण के दौरान ही राकेश टिकैत का एजेंडा साफ हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, कहा मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एमएसपी की गारंटी की मांग की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट पेश की थी। अब वही रिपोर्ट मोदी लागू कर दें, किसान अपना आंदोलन खत्म करके वापस चले जाएंगे। 2011 में जब ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे। कई मुख्यमंत्रियों की वो कमेटी थी और भारत सरकार ने उन मुख्यमंत्रियों को कहा था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने। वो रिपोर्ट पीएमओ में रखी हुई है आज भी। हम तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे, उस कमेटी बनी हुई है। अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। अब कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि जिस बात की मांग खुद नरेंद्र मोदी करते रहे, अब वही मांग मानने में परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। सवाल यह कि किसान को उनकी फसल के दाम की गारंटी क्यों नहीं मिलती, इसमें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। इसको मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया, गहराई से देखा, इसके बारे में तमाम रिपोर्ट देखी, एक्सपर्ट से बात की। पहली बात तो यह कि अगर कुछ फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी सरकार ने दे दी, इसके लिए कानून बनाया, तो यह नई मुसीबत को दावत देना होगा। क्योंकि हमारे देश में तो हजारों किस्म की फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं। सिर्फ धान और गेहूं की एमएसपी की गारंटी देंगे तो दूसरे किसान भी तो अपनी फसल की कीमत की गारंटी मांगेंगे। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सरकार 23 फसलों का एमएसपी तय करती है, लेकिन ये कीमत कोई कानूनी गारंटी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि सरकार जितनी फसल खरीदेगी वो एमएसपी पर ही खरीदेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी। लेकिन किसान चाहे तो व्यापारियों को, आढ़तियों को, राइस मिल्स को, फ्लोर मिल को अपनी फसल आपसी सहमति के आधार पर तय करके नए रेट पर बेच सकते हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार यह कानून बनाए कि व्यापारी भी एमएसपी से कम रेट पर फसल ना खरीद सके। अगर सरकार ने यह गारंटी दे दी तो व्यापारी किसानों की फसल बाजार से ज्यादा रेट में खरीदेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा कि वो किसानों की फसल खरीदे, सारी की सारी खरीदे, भले ही उसे जरूरत हो या ना हो, स्टोरेज की कैपेसिटी हो या ना हो, पैसा हो या ना हो। लेकिन कानून बनने के बाद सरकार के ऊपर एमएसपी पर किसान की सारी फसल खरीदने का दबाव बनाया जाएगा। और दूसरी दिक्कत यह होगी, फिर चाहे फलों की खेती करने वाला किसान हो, मसालों की खेती करने वाले हो या फिर सब्जी की खेती करने वाले, सब कहेंगे उनकी फसल की एमएसपी भी तय की जाए। पहले तो ये मांग नहीं थी, 3-4 महीने के बाद ये एमएसपी को कानूनी जामा पहुंचाया जाए, ये मांग उसमें जोड़ दी गई। आज एमएसपी कानूनन नहीं है, फिर भी हालत क्या है देश की। बाहर बारिश में तारपोलिन के नीचे गेहूं सड़ रहा है, यहाँ चूहे उसको खा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का माल ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। और
आज की तारीख में हम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा वहाँ फंसा चुके हैं। लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इससे देश का भला नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 राज्यों के किसानों को इसमें अपने उपज के कुछ दाम मिलने की एक सिस्टम तैयार हो गई है, लेकिन बाकी देश का क्या? अगर ये कानूनी जामा पहनाने की बात करते हैं तो मैं एक प्याज का किसान हूँ। हमारा प्याज तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की लिस्ट में है। तो कल हम डिमांड करेंगे हमारे प्याज को भी एमएसपी दो, हमारे पोटैटो को भी एमएसपी दो। उसके बाद वो जो चिली पैदा करता है, जो मुर्गी पैदा करता है, अंडे पैदा करते हैं, फिशरीज़ है, ये सब लोग ही कहेंगे कि हमें भी एमएसपी चाहिए, हम क्यों बाज़ार में जाए और मार्केट का रिस्क ले। तो ये हो जाएगा और ये खरीदने की आर्थिक ताकत गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो भी हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पूरा एमएसपी के खरीद में लगाना पड़ेगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं लगाएगा। सरकारी नौकरों के लिए पगार के लिए भी पैसा नहीं बचेगा इसमें, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है। ये सब हमको अगर प्रोक्योर करना पड़ा तो पैसा कहाँ से आएगा? इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और सभी पैसा यहाँ लगाएंगे तो बाकी डेवलपमेंट का क्या होगा? तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्राइसिस। ये क्राइसिस होने वाली है, तो ये ना करे। जो भी किसान नेता है वो भी इसका स्टडी करे। जिन अनिल घनवट की बात आपने सुनी वो उस पैनल के मेंबर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की प्रॉब्लम्स को समझने और उन्हें दूर करने के उपायों पर रिपोर्ट देने के लिए बनाया था। अनिल घनवट का कहना है कि अगर सरकार एमएसपी पर देश के सभी किसानों की फसल खरीदे तो देश 2 साल में कंगाल हो जाएगा। अनिल घनवट की बात में इसलिए दम है क्योंकि हमारे देश में सरकार किसानों की पूरी फसल अभी नहीं खरीदती है। इसके बाद भी सरकारी गोदामों में गेहूं और धान सड़ जाता है। लाखों टन गेहूं हर साल बर्बाद होता है। इस वक्त देश में 48 लाख मीट्रिक टन धान की खपत होती है, लेकिन सरकार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी है। सोचिए, खपत से 2.5 गुना ज्यादा धान सरकार ने खरीदा है। किसान तो अपना धान बेचकर घर चला गया, सरकार उसके खाते में पैसा भी ट्रांसफर कर देगी, लेकिन इस धान का सरकार क्या करेगी? सरकार के पास न तो स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, न गोडाउन है, न खाने वाले हैं। मतलब ये कि सारा धान खुले में पड़ा रहता है, बारिश में भीगता है, सड़ जाता है या फिर चूहे खा जाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी से ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया में यही होता है। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बाजार तय करता है, डिमांड और सप्लाई तय करती है। किसान नेता भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आम किसान इस बात को समझे। यह फैसला तो भारत के किसानों के लिए और देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को रिफॉर्म्स चाहिए थे। हमने जो सपोर्ट किया था वो इन कानूनों को नहीं बल्कि रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया था। एक अच्छी बात ये थी कि इस गवर्नमेंट में वो पॉलिटिकल विल रही कि कुछ सुधार हो जाए, और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसानों ने ही उसको रिपील करने की मांग करके उसको बर्बाद कर दिया है, और आज रिपील हो गई है। जो भी कानूनों में किसानों के लिए अच्छा था वो किसानों तक गया नहीं, और इसका फ़ायदा उठाया जो नेता का आज किसान आंदोलन चला रहे, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने इसमें कहा कि आपकी ज़मीन चली जाएगी। ज़मीन तो एक बहुत अहम मुद्दा होता है, वो तो भाई का भाई सर फोड़ देता है ज़मीन के मामले में, और कोई कॉरपोरेट कंपनी ज़मीन लेके जाएगी बोले तो वो विरोध में खड़ा रहेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि एपीएमसी बंद हो जाएगी। पंजाब हरियाणा में एपीएमसी एक अलग चीज़ है और बाकी के देश में एपीएमसी एक अलग चीज़ है। पंजाब हरियाणा में सिर्फ मंडी मतलब गेहूं और चावल का प्रोक्योरमेंट सेंटर है, लेकिन हमारे यहाँ मंडी में जितने भी 100, 200, 1000 फसलें हैं वो सब आते हैं और सब बिक जाते हैं, और वह ओपन मार्केट होता है, नीलामी होती है और किसान अपना अपना माल बेच के चला जाता है। अनिल घनवट जो कह रहे हैं उस पर हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत से सवाल पूछे। राकेश टिकैत ने बिना देर किए, बिना गहराई में गए, बिना डिटेल जाने एक सेंटेंस में कह दिया सरकारी लोग तो सरकारी भाषा ही बोलेंगे, और इसके बाद राकेश टिकैत ने एमएसपी का अपना फॉर्मूला भी बताया। कहा 1967 में 1967 में 3 बोरे गेहूं में 1 तोला
सोना आता था। सरकार एमएसपी कानून बनाने के बजाय किसानों को 3 बोरे गेहूं के बदले में 1 तोला सोना दे दे। किसान और कुछ नहीं मांगेंगे। वो एक्सपर्ट भी बेवकूफ है। अगर पागल भर्ती कर रही है तो उनका तो कोई इलाज है नहीं हमारे पे। सुप्रीम कोर्ट के पैनल में है वो लोग। कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पैनल में। अरे अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर उनको नहीं जानकारी है तो क्यों ऐसे एडवाइस दे रहे? हमने ये कहा कि उसको कानून बनाओ। सरकार खरीदते या बाजार खरीदते? मंडी और जो बोली लगेगी उसके नीचे पे नहीं लगेगी एमएसपी पे। इस पे सरकार का कहां से खर्च होगा? भाई सरकार को जितना खरीदना हो खरीद ले, लेकिन जब बाजार में जाए मंडी में, मंडी की बोली उससे नीचे ना लगे, उसको अपराधी श्रेणी में ले जाओ। 1 रुपया सरकार का नहीं लगता। जो विकसित देश है वहां पर जो सब्सिडी दी जाती है, लेकिन एमएसपी नहीं दी जाती वहां पर। तो यहाँ सब्सिडी दे दो भाई, सब्सिडी दे दो, हमें तो सब्सिडी दे दो। ये तुम 17 कानून ले आओ और करो आप हिसाब। 1967 में 1 क्विंटल गेहूं बेच के हम 2500 भट्टे की ईंट ले आते थे। आज दुआ तुमको 1 क्विंटल गेहूं में 2500 भट्टे की ईंट 6-7 हजार रुपए का रेट है। 7 दूनी 14 और 7 क्या थे 3.5 14 17.5 18 हजार रुपए भट्टे हैं। सोना 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज दुआ दो 45 का रेट होगा तो 15,000 रुपए भट्टे। हम टैक्स भी देंगे और ये कानून को मांगेंगे। दुआ दो आप हमको। अब मैं आपको समझाता हूं कि राकेश टिकैत कैसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1967 में 1967 में जो गेहूं की कीमत मिलती थी उसी अनुपात में अभी भी गेहूं की कीमत मिलनी चाहिए। सुनने में बात अच्छी लगती है और बात सही भी है। जिस हिसाब से दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ी उस हिसाब से किसानों की फसल की कीमत क्यों नहीं बढ़ी। मैंने एक्सपर्ट से पूछा तो जो जवाब मिला वो लॉजिकल है। किसी भी चीज की कीमत बाजार तय करता है। अगर प्रोडक्शन कम और मांग ज्यादा है तो कीमत ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा है, मांग कम है तो कम कीमत मिलेगी। धान, गेहूं और दूसरी फसलों के साथ यही हुआ। 1967 में जिस वक्त 3 बोरे गेहूं में 1 तोला सोना आता था उस वक्त हमारे देश में गेहूं की कमी थी। हमें खाने के लिए गेहूं और चावल इंपोर्ट करना पड़ता था। यानी मांग ज्यादा थी, प्रोडक्शन कम, इसलिए कीमत ज्यादा थी। अब उल्टा है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त देश में अनाज की भयंकर कमी हुई। आपको याद होगा कि खाद्यान्न की कमी के कारण शास्त्री जी ने दिन में 1 टाइम खाने और दूसरे टाइम उपवास रखने की सलाह दी थी। इसके बाद से एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया। किसान फसल की पैदावार बढ़ाएं, इसके लिए सरकार एमएसपी तय करने लगी, मिनिमम गारंटी देने लगी। यह कोई कानून नहीं था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। मकसद सिर्फ इतना था कि किसान ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाएं और सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनकी फसल खरीद ले। इसमें सरकार का फायदा था। किसानों से एमएसपी पर खरीदा गया गेहूं, चावल दूसरे देशों से इंपोर्ट किए गए गेहूं और चावल से सस्ता पड़ता था। अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब हमारे देश में इतना प्रोडक्शन होता है कि रखने की जगह नहीं है और खरीदार कम है। मजे की बात है कि राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हनन मोला या फिर बलबीर सिंह राजेवाल जैसे किसान नेता इस हकीकत को जानते हैं। इसके बाद भी वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की शर्त सरकार के सामने रख रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो आप सोचेंगे किसान नेता गए ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आपको राकेश टिकैत और इन नेताओं की बातें सुनकर हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को किसानों का सपोर्ट नहीं, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। किसान नेताओं का लक्ष्य एमएसपी पर कानून बनवाना नहीं, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को हराना है। आपको यकीन ना हो तो राकेश टिकैत ने आज लखनऊ की किसात मोहम्मद पंचायत में जो कुछ कहा वो मैं आपको सुनवा देता हूं। अब देश की जनता जाग चुकी है, आपको जवाब देना होगा। और ये देश के लोग भी समझ लें, ये जो नौजवान है ये भी समझ लें। बहुत से हमारे नौजवान साथी आए यहां पर बैठे हुए हैं, जो टीचर जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भर्ती में धांधली करी गई। अब ये सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, धांधली होगी। पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। आपको जागना होगा। जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिनको देने की बात करी थी, रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में, वे 14 करोड़ नौजवान
तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी, संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी, हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है अभी। आप उलझाएंगे हिंदू मुसलमान में, आप उलझाएंगे सिख हिंदू में, आप उलझाएंगे जिन्ना में, आप तो उसमें लगे रहे। ये देश को बेचने का काम करेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम और जिन्ना में उलझाने का काम करेंगे। अब सोचिए, ये बयान किसी किसान नेता का है या किसी सियासी लीडर का। देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कहे उसने ईमानदारी से, पवित्र हृदय से, सही नियत से किसानों के हित में कानून बनाए थे, लेकिन कुछ किसानों को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने कानून वापस लेने का फैसला किया। इससे ज्यादा विनम्रता और इससे ज्यादा साफ साफ क्या कहा जा सकता है। और अब यह भी साफ हो गया कि मोदी जिन किसान नेताओं को अपनी बात नहीं समझा पाए, वो कभी समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। कल को अगर संयुक्त किसान मोर्चे की एमएसपी की मांग भी मान ली जाए तो कहेंगे किसानों पर लगे मुकदमे वापस लो। वो हो जाएगा तो कहेंगे पॉल्यूशन पर बन रहे कानून वापस हो। वो हो जाएगा तो कहेंगे बिजली की कीमतों पर बना कानून रद्द करो। वो हो जाएगा तो कहेंगे सरकार बीज और दूध को लेकर जो कानून बनाएगी उस पर बात करो। सारी फसल खरीदने का कानून लाए। कुल मिलाकर सरकार एक मांग मानेगी तो 4 दूसरी मांगे सामने रख दी जाएंगी, लेकिन तंबू नहीं उखड़ेंगे। तंबू दिल्ली के बॉर्डर पर गड़े रहेंगे और किसान नेता असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि दिल्ली के बॉर्डर को किसान मोर्चा कब खाली करेगा, दिल्ली के लोगों की दिक्कतें कब दूर होंगी। इसका सीधा जवाब यह है कि यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के इलेक्शन से पहले तंबू उखड़ने की संभावना काफी कम है, क्योंकि किसान मोर्चा असल में अब एंटी मोदी मोर्चा बन गया। और राकेश टिकैत के बयान इस बात के सबूत हैं। टिकैत कहते हैं कि बीजेपी के नेता अपनी पार्टी में बोल नहीं पाते, वो भी कृषि कानूनों के खिलाफ है। टिकैत कहते हैं कि मोदी सरकार किसानों की जमीन व्यापारियों के हवाले करना चाहती है। और अब वो कहने लगे कि कृषि के साथ साथ बेरोजगारी, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी बात करेंगे। आज ही राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी आपस में मिले हुए हैं। ओवैसी तो बीजेपी के चचा जान हैं। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। तो कह रहे कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। आप सोच रहे होंगे कि राकेश टिकैत आखिर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों से यह कहना शुरू कर दिया है कि जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर सरकार को झुका सकते हैं तो यह काम मुसलमान क्यों नहीं कर सकते। ओवैसी ने मुसलमानों को सीएए और एनआरसी का डर एक बार फिर दिखाया। कहा कि सरकार मुसलमानों से उनका हिंदुस्तानी होने का हक छीनना चाहती है, और अगर सरकार ने कोशिश की तो फिर से शाहीन बाग कायम करना होगा। ओवैसी ने यूपी की चुनावी रैली में कहा, जिस तरह किसान कानून वापस लिया गया उसी तरह सीएए भी वापस लेना चाहिए। ओवैसी ने धमकी दी, अगर इन कानूनों को लागू किया गया तो वो यूपी को शाहीन बाग बना देंगे। जिस तरह आपने ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि सीएए का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे
तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से पूछा, किसानों के प्रेशर में कृषि कानून वापस हो गए। ओवैसी कह रहे हैं कि वो सीएए और एनआरसी की वापसी के लिए यूपी को शाहीन बाग बनाएंगे। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जैसे राकेश टिकैत किसानों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे ही ओवैसी मुसलमानों को बरगला रहे हैं। ओवैसी अपनी सियासी जमीन तलाशने के चक्कर में मुसलमानों को झूठा डर दिखा रहे हैं। तीनों कृषि कानून और सीएनआरसी में कोई तुलना ही नहीं है। कारण यह है कि कृषि कानूनों में किसानों की वर्तमान स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। यह ठीक है कि वो अच्छाई के लिए था, परंतु एक वर्ग उसे समझ नहीं पाया। इस कारण से प्रधानमंत्री जी ने उदारता के साथ उसे वापस लिया। परंतु सीए में यदि वो यह कहने का प्रयास करते हैं तो वर्तमान मुसलमानों की किसी प्रक्रिया या स्थिति में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन का प्रावधान ही नहीं है। तो जब कोई चेंज होने की बात ही नहीं है तो आपत्ति किस बात पे है? क्योंकि ये सारा का सारा कानून तो भारत के बाहर के लोगों के लिए है। ओवैसी जी अपनी जमीन तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सरोकार हकीकत या मुसलमानों के हित से ज्यादा अपनी सियासी जमीन तलाशने में दिखाई पड़ता है। ओवैसी पर निशाना तो कांग्रेस भी लगा रही है, लेकिन सीएए की वापसी को लेकर जो बात ओवैसी ने कही, कांग्रेस के नेता वही बात दोहरा रहे हैं। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सीएए जनता विरोधी कानून है, इसलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। राकेश टिकैत जी बुजुर्ग हैं, हमसे बहुत ज्यादा उम्र के हैं और वो ज्यादा समझदार भी हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कोई आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर के या उनके आपसी रिश्तों को लेकर के, तो मेरा ख्याल है वो बुजुर्ग आदमी हैं और वो जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। पिछले कुछ दिनों में ये चीज साबित भी हुई है। ऐसे में कानून देखिए, अभी सही से वो कानून लागू भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि जिस तरह से उसका व्यापक विरोध हुआ था वो एक जनता विरोधी कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और जनता के विरोध में जो भी कानून बने हैं वो सारे कानून उन्हें वापस लेने चाहिए। पूरा देश मानता है कि वो जनता के विरोध का एक कानून है और जनता के विरोध का हर कानून वापस होना चाहिए, बिल्कुल वापस होना चाहिए। जैसे कृषि कानून वापस हुआ वैसे बाकी कानून भी वापस होने चाहिए और एक दिन वापस हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सियासी माहौल में सियासी मसला उछाल दिया था, लेकिन सब लोगों को लगता है कि किसानों ने जिस तरह से रास्ते बंद किए, सरकार पर प्रेशर बनाया, उसका असर यह हुआ। अब दूसरे संगठन और मुस्लिम नेता भी रास्ते पर उतरने की बात कहने लगे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, किसानों को इस तरह का लंबा और बड़ा आंदोलन करने की सीख शाहीन बाग जैसे आंदोलन से मिली थी। मदनी ने कहा कि जिस तरह कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसी तरह सीएए का कानून भी वापस होना चाहिए। इन तीन बिलों का मसला था, दर हकीकत ये लाइन उनको सीएए के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था उसी से मिली है। उनका एहतजाज शाहीन बाग के अंदर, कलकत्ते में, लखनऊ में और दूसरी जगहों के ऊपर कई महीने चला, जिसके अंदर मर्द और औरतें सब के सब शरीक हुए। कोरोना वायरस की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई। हम ये कहते हैं कि वही असल में चीज़ थी जिससे इन लोगों को बढ़ावा मिला और इन्होंने उसी तरीक़े के ऊपर एहतजाज किया। आज इलेक्शन चूँकि करीब है, इसलिए समझा ये जाता है कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर इस बिल को वापस लिया गया है। हम ये समझते हैं कि चूँकि जनता की ताकत, हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असम्बली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए। अब जिस तरह किसानों को यह कहकर डराया गया कि सरकार कृषि कानूनों के जरिए उनकी जमीन छीन लेगी, व्यापारी उद्योगपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उसी तरह मुसलमानों को यह कहकर डराया जा रहा है कि अगर सीएए या एनआरसी आया तो मुसलमानों को उनकी जमीन से, उनके वतन से, उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा।
अपने ही वतन में मुसलमानों को बेगाना बना दिया जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि न कृषि कानूनों से किसानों की जमीन का कुछ लेना देना है और न ही सीए से, एनआरसी से मुसलमानों को उनके वतन से बेदखली का कोई लेना देना है। यह सिर्फ सियासी डायलॉग है, गुमराह करने का तरीका है। और चूंकि यूपी के इलेक्शन में सियासतदानों का बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए इस तरह के डायलॉग चुनाव तक लगातार सुनाई देंगे। अब वो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे जिससे वोटों का बंटवारा हो, हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हो। इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे कई एग्जाम्पल आएंगे और एक एग्जाम्पल तो आज ही सामने आया। यूपी के धौलाना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक असलम चौधरी का एक वीडियो आज सामने आया। इस वीडियो में असलम चौधरी सीधे सीधे बीजेपी के लोनी से एमएलए नंद किशोर गुर्जर से बदला लेने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। असलम चौधरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से कह रहे थे कि गौहत्या के इल्जाम में पकड़े गए आरोपियों के पैर में गोली मारने वालों से बदला लिया जाएगा, उनके बाप से भी बदला लिया जाएगा। असल में 11 दिन पहले लोनी में पुलिस ने गोहत्या करने वालों को पकड़ा था। कटी हुई गाय और मांस भी बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मुस्तकीन, सलमान, मोनू, इंतजार, नाजिम और आसिफ को अरेस्ट किया था। लेकिन इस एनकाउंटर पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि सभी आरोपियों को पैर में गोली लगी थी और सबको एक ही जगह पर गोली लगी थी। इसलिए एनकाउंटर की जांच शुरू हुई। लोनी थाने के इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया। इसी केस को अब सियासी इशू बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलए असलम चौधरी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बीजेपी एमएलए की मिली भगत से एक्शन किया। एक पब्लिक मीटिंग में असलम चौधरी ने कह दिया कि जिन 7 लोगों पर गोली चलाई उसका हिसाब होगा। असलम चौधरी ने नंद किशोर गुर्जर का नाम लिए बगैर कहा कि विधायक क्या, विधायक के बाप से भी बदला लिया जाएगा। हमारे मुसलमान भाइयों को मजदूरी तक नहीं करने दे रहे थे, दुकान तक नहीं खोलने दे रहे थे, आज वो दुकान भी खोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं इस विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों के गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। बहुत सारे हिसाब किताब हैं। अगर आपको सारे हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी विधायक से सवाल पूछे गए। तब नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी बातों पर कमेंट क्या करना, ऐसे लोग तो अपने धर्म के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी बात का क्या बुरा मानना है? वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। दूसरी बात, जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता हो, जो अपने धर्म में उनके जो धर्म है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बात करना है? वो क्या भुगतेगा, उसकी क्या हैसियत है? अब चूंकि असलम चौधरी कह रहे थे कि बदला लिया जाएगा, इसके बाद यह भी कहा अगर इंसाफ चाहिए, अगर लड़ना है तो कौम के व्यक्ति को ही मुख्तार बनना होगा। असलम चौधरी के बयान पर हमारे संवाददाता पवन नारा ने उनसे पूछा कैसा बदला, किससे बदला? तो एमएलए साहब कहने लगे जो भी गलत करेगा अल्लाह उसे सजा देगा। वो तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि बदला तो कुदरत लेगी, ऐसे लोगों से ऊपर वाला अपना हिसाब बदल लेगा और सजा देगा। पुलिस का काम है पकड़ के जेल भेजना, उसकी सजा कोर्ट देगा। अब 7 लड़कों को इस तरीके से पकड़ के ये कहने कि हमने एनकाउंटर में गोली मारी है, एक टांग पे गोली कैसे मार दी गई? तो मेरा इसमें कहना यह है, इस तरीके से किसी भी समाज के लोग को, किसी भी समाज के आदमी को इस तरीके से गोली मारना कहां के और कौन से कानून में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है? आप बहुत तार्किक बात कह रहे हैं। हमारा सवाल जरा दूसरा है। आप इतनी तार्किक बात जब जनता के बीच जाते हैं तो वहां आप बदला लेने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने गोली मारी उनके बाप से बदला लेंगे, उसका मतलब क्या है? मैं वहां आ रहा हूं, जो आप क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। उसमें साथ साथ ये है, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने या जिस भी विभाग के लोगों ने जो भी कर, जब इस तरीके की गोली मारेंगे, इस तरीके का, उसका बदला साफ साफ कुदरत हमारी लेगी। हमारा अल्लाह बदला लेगा। नाजायज पकड़ के गोली मार के बंद करना या जेल भेजना, ये किसी संविधान और कानून में नहीं है। उनसे बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, ऊपर वाला बदला लेगा हमारा। तो कानूनन कार्रवाई अलग होती है, बदला जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो भड़काने वाली बात है। बात बदले की भड़काने वाली की कहां है? जो बयान में मैंने कहा है, जो भी इस काम को कर रहे हैं
उनसे बदला तो लिया ही जाएगा। हर समय किसी के एक सी नहीं रही। बहुत सारे पुलिस अफसर भी हैं, बहुत सारे लीडर भी हैं जिन्होंने जनता पे अत्याचार किया, ऊपर वाले ने उनसे बदला लिया। आज उन्हें देख लो किस हाशिए पे हैं। बहुत सारे अधिकारी जेलों में भी हैं जिन्होंने जनता के साथ नाजायज किया। बहुत सारे अधिकारी जेलों में हैं। नेताओं का हालात देख लो क्या है। तो यही तो बदला होता है, और क्या होता है। ये अच्छी बात है कि असलम चौधरी ने समय रहते अपने आप को करेक्ट कर लिया और बदले की बात अल्लाह पर छोड़ दी। लेकिन यूपी में जब तक चुनाव चलेगा इस तरह की आवाजें सुनने को मिलेंगी। ओवैसी यूपी में शाहीन बाग बनाने की धमकी देते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता गौहत्या करने वालों के खिलाफ एक्शन को चुनावी मुद्दा बनाते रहेंगे और ऐसे बहुत से इशू आएंगे। योगी आदित्यनाथ इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। वो ये भी जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है। इसीलिए अब योगी अपने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रहे हैं। आज गोरखपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरी दुनिया की नजर यूपी के चुनाव पर है। एक तरफ राष्ट्रवादी है और दूसरी तरफ जिन्नावादी। योगी ने कहा, फैसला जनता को करना है कि वो उसे किसे चुनती है। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। वाकई में इस बार उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन रोचक होगा, पिछले चुनावों से अलग होगा। पिछले चुनाव में विरोधी दल बीजेपी से राम मंदिर की तारीफ पूछते थे, कहते थे मंदिर कब बनाओगे। हिंदुओं को भड़काते थे, कहते थे बीजेपी वाले मंदिर नहीं बनाएंगे। लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है, इसलिए वो मुद्दा तो खत्म हो गया। लेकिन विरोधी पार्टियां अभी भी राम मंदिर की फोटो दिखाकर, गौहत्या पर लगे प्रतिबंध का हवाला देकर, सीएए और एनआरसी का डर दिखाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करेंगे। पिछले इलेक्शन में तमाम छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट हैं। इसलिए भड़काने का, डराने का, उकसाने का काम तो होगा, कोशिशें और ज्यादा होंगी। वैसे योगी ने गौहत्या पर पाबंदी लगाई, गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में इशू भी बनाया गया। बिहार से आज हैरान करने वाली तस्वीर आई। बिहार पुलिस के अफसर बैंक्वेट हॉल की तलाशी ले रहे हैं। दुल्हन के कमरे में घुसकर अलमारियां खोलकर देख रहे थे। एक एक करके सामान हटाकर ये तलाश रहे थे कि कहीं शराब छुपाकर तो नहीं रखी गई। ये वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के एक होटल की है। होटल में शादी हो रही थी। लड़की वाले और लड़के वाले यहां ठहरे हुए थे। पुलिस को शक हुआ होटल में शादी के मौके पर शराब का इंतजाम किया गया है। होटल के कमरों में परिवार की कई महिलाएं भी मौजूद थीं, लेकिन पुलिसकर्मी बिना लेडी पुलिस के महिलाओं के कमरों में घुस गए। राबड़ी ने लिखा कि बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर बिना महिला सिपाहियों को साथ लाए दुल्हन के कमरों और कपड़ों की तलाशी ले रही है। यह प्रिवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। बिहार में शराब कौन ला रहा है इसकी जांच करने के बजाय सरकार महिलाओं को ही परेशान कर रही है। राबड़ी देवी की तरफ से यह भी लिखा गया कि अब लोग शादी करें या तानाशाह की सनक मिटाएं। पुलिस ने
इस होटल के हर कमरे और बैंकेट हॉल की तलाशी ली, लेकिन शराब कहीं नहीं मिली। हालांकि चेकिंग कर रहे पुलिस वाले भी परिवार वालों से कह रहे थे कि वो इस तरह से चेकिंग नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, ऊपर से बहुत प्रेशर है, इसलिए होटल्स में जाकर इस तरह से तलाशी लेनी पड़ती है। आप पार्टी वाले हैं? मेरी शादी है। अच्छा अच्छा, आप ही की शादी है? चलिए बहुत अरे दूल्हा को हम लोग नहीं करने देंगे। अभी जानते हैं इतना प्रेशर है हम लोगों पे कि हम लोग जान रहे हैं। नहीं आपकी ड्यूटी है। मैंने कह रहे हैं इतना प्रेशर है कि हम लोग नहीं जान रहे। हम तो खुद इसके अगेंस्ट में, हम जहाँ रहते हैं ये काम होता है। तो जो भी देखिए, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, इसको करना है ना, वो छुप के ऐसे करता है कि हमें दिखता नहीं। अब इधर बिहार में 2-3 घटना हो गई जिसके चलते ऊपर से बहुत प्रेशर। आरजेडी के नेताओं ने इस वीडियो को नीतीश कुमार के खिलाफ इशू बनाया। लालू यादव ने कहा कि पुलिस असली शराब माफियाओं के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन आम लोगों के घरों और होटलों में जाकर छापा मारकर उन्हें परेशान कर रही है। यही हो रहा नीतीश के राज में जी। शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में, मौत भी नहीं रुक रहा है, जहरीला शराब पी पी के लोग उलट रहे हैं। होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अब आप बता रहे हो कि होटल में लड़की महिला झाड़ी है, उसके रूम में चला गया ये सब बिना सूचना के, बिना कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन लोगों को, अब पहुंच गया। ये परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से। तो शराबबंदी तो फेल हो गया, सब फेल है ये सब। चूंकि मामले में तूल पकड़ा, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ा, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि नीतीश कुमार ने होटल में इस तरह की सर्च को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ दिनों से इस बात को लेकर इनपुट्स मिल रहे थे कि पटना के होटल्स में, बैंक्वेट हॉल्स में शराब मिल रही है, इसलिए पुलिस ने चेकिंग की कार्रवाई की। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया है। तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज है, अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। वैसे एकलौता केस नहीं है जहां बिहार पुलिस के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। पटना का एक और मामला आजकल चर्चा में है। पुलिस ने पटना के एक होटल में शराब की एक बोतल के साथ 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अरेस्ट कर लिया। इनमें से 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोलकाता के हैं, जबकि 2 बिहार के रहने वाले हैं। ये सभी नौजवान अपने दोस्त की शादी में शामिल होने पटना आए थे। पुलिस ने इन 6 नौजवानों को शराब की एक बोतल के साथ पकड़कर जेल भेज दिया है। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये लोगों की अपनी चॉइस है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून बनाया तो फिर उन्हें इस बात के इंतजाम करने चाहिए थे कि शराब की सप्लाई न हो, जहरीली शराब न मिले। लेकिन शादी के घर में पुलिस चेकिंग करने पहुंचे और महिला पुलिस साथ में ना हो, यह अच्छी बात नहीं है। आज रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन के वेटर्स की यूनिफॉर्म बदल दी गई। पहले इस ट्रेन में चलने वाले वेटर्स भगवा कपड़ों में नजर आते थे, रुद्राक्ष की माला गले में पहनते थे, लेकिन साधु संतों के विरोध के बाद अब वेटर्स की यूनिफॉर्म बदल दी गई है। असल में रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन दिल्ली से चलती है। अयोध्या से रामेश्वरम तक भगवान राम से जुड़े सारे तीर्थ स्थानों को कवर करती है। इस ट्रेन के अंदर काम करने वाले वेटर्स भगवा वस्त्र, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनकर भोजन परोस रहे थे। यात्रियों के सामने रखे झूठे बर्तन उठा रहे थे। यह देखकर उज्जैन के साधु संतों ने इसका विरोध किया, रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी।
इसे साधु संतों का अपमान बताया और कहा कि अगर ट्रेन में काम करने वालों की यूनिफॉर्म नहीं बदली गई तो फिर रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन को रोक देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। एक धार्मिक ड्रेस पहना करके मैं जहां तक समझता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को चोट पहुंचाई गई है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर आप यह वेश, यह ड्रेस कोड वेटरों के लिए लागू करेंगे तो हम करोड़ों करोड़ों हिंदू आपकी इस बहुत ही घटिया सोच की निंदा ही नहीं करेंगे। हम आने वाली 12 दिसंबर को जो दूसरी ट्रेन आप प्रारंभ करने वाले हैं, दूसरी यात्रा, हम उस यात्रा का विरोध करेंगे और हम आपने जिस ट्रेन को हरी झंडी दी है, हम इसी भगवा के द्वारा फिर उसको लाल झंडी के द्वारा रोकेंगे। हम ट्रेन के सामने पटरी पर बैठेंगे, हजारों हिंदुओं को साथ में लेकर के। साधु संतों की बात रेलवे मिनिस्टर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते में ही चलती हुई ट्रेन में वेटर्स को नई यूनिफॉर्म पहुंचा दी गई। रेलवे ने पहले माफी मांगी और कहा अब से ये नया ड्रेस कोड फॉलो किया जाएगा। असल में 7 नवंबर से पहली रामायण सर्किट ट्रेन चली है। यह ट्रेन 7,500 किलोमीटर का सफर तय करके 17वें दिन वापस दिल्ली पहुंचेगी। इस बीच ये ट्रेन सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम में रुकेगी। अगली ट्रेन 12 दिसंबर को चलनी है, लेकिन इससे पहले ही रेलवे ने गलती सुधार ली। बीच रास्ते में ही वेटर्स की यूनिफॉर्म बदल दी गई। मैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तारीफ करूंगा। अच्छी बात है, उन्होंने साधु संतों की बात पर गौर किया, उनकी संवेदनाओं को समझा और वेटर्स की यूनिफॉर्म बदली। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि इस ट्रेन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई हैं। ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन है और इतनी बेहतर ट्रेन के लिए भी रेलवे की तारीफ होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।